गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक समरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की समरी क्या है हम इस वीडियो में देखेंगे। व्हाट इज द समरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मैंने बहुत सारे केसेस का डिस्कशन ऑल ओवर अपने वीडियोज़ में किया, जिन वीडियोज़ में मैंने बताया कि सांकर प्रसाद केस क्या है, उसके पहले जो केशवानंद भारती केस है वो सब क्या है। मैंने इन केसेस के बारे में विस्तार से डिस्कशन किया। अब हम इन केसेस की एज अ समरी देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन स्टार्ट कहाँ से होता है, पूरा लास्ट में जो जजमेंट आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का केशवानंद भारती केस में, उन्होंने जो बताया था कि केशव जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, वो एक तरह से देखा जाए तो पहले ही शामिल हो गया था हमारे संविधान में। वो कैसे, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे रिलेटेड लॉज थे, वो लॉज बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो था उसी में वो लॉज को रखा गया, लेकिन उसके पहले भी जो वही जो लॉज थे वो उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में रख तो दिया गया। लेकिन देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हम लोग केशवानंद भारती केस से ही रिलेट करके उसे समझते हैं कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसका संबंध केवल और केवल जो रिलेशन है वो केवल केशवानंद भारती केस से है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसेस और भी हैं मैंने जिनका डिस्कशन किया। सांकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, आईसी गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस तो ही है, राज नारायण केस, 42nd अमेंडमेंट कब हुआ, 44 अमेंडमेंट कब हुआ, मिनेरवा मिल केस, वामन राव केस, IR कोयलोहे केस, ये सब मैंने इन सब का विस्तार से डिस्कशन किया। और फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को आपको समझाने की मैंने अच्छे से कोशिश की है। अब हम देखते हैं एज अ समरी क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में पहला जो केस आता है वो आता है सांकरी प्रसाद केस। इसमें क्या था, हमने ये डिस्कस किया था कि 13th आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या हुआ है 13th आर्टिकल में, ये हम लोग देखते हैं, एक व्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। बाकी मैं हर केस को तो यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं इसके पहले समझा चुका हूँ, लेकिन मैं बेसिक व्यू जरूर दूंगा इस केस में। इस वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ 13 आर्टिकल। तो आर्टिकल 13 का मतलब क्या है ये हम देखेंगे। आर्टिकल 13 तो बेसिकली मैंने बताया था आर्टिकल 13 कि जो मैं ऐसे ही रिपीट कर देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बेसिकली जो आर्टिकल 13 है, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या बताया गया है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा, जो प्री इंडिपेंडेंस के पहले जो लॉज को बनाया गया, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी, जो आईपीसी है जो पुलिस सर्विसेज के लिए है, जो जिसमें आईपीसी में जो लॉज लिखे हैं वो पुलिस से रिलेटेड हैं, उन लॉज को इंडिपेंडेंस के पहले बनाया गया था, लेकिन हम आज भी फॉलो करते हैं। अब हो सकता है उन लॉज में कुछ कन्वर्टेबल हो जाए और धीरे धीरे वो लॉज को हटा दिया जाए, लेकिन फिर भी आज भी हम आईपीसी को फॉलो करते हैं, जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था, जब हम अंग्रेजों के समय पे थे, जिन लॉज को तब माना जाता था, उन लॉज से रिलेटेड अगर कोई भी केस जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा, जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, अगर वो कोर्ट में पार्लियामेंट के पास में जाता है, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 हमें ये बताता है, हमें हमसे वादा ऐसा करता है, ऐसा हमसे प्रॉमिस करता है कि उस लॉ को हटा दिया जाएगा कोर्ट के जरिए। 13 क्लॉज 2 क्या है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। वॉइड फ्रॉम इनिशियो, मैंने एक शब्द बोला था वॉइड फ्रॉम इनिशियो, जिसका मतलब क्या होता है। वॉइड मतलब देखते हैं, मैंने एक शब्द बोला था यहाँ पे वॉइड फ्रॉम नहीं, वाइड बी इनिशियो, मैंने क्या बोला था, वाइड बी इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, मतलब क्या, कोई भी ऐसा लॉ जो गवर्नमेंट बनाएगी और वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा, तो वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, उस लॉ को जिस डेट को इम्प्लीमेंट वो लॉ किया गया है, आया केस कब कोर्ट में ये मतलब नहीं है, जिस डेट को वो इम्प्लीमेंट किया गया उसी दिन से उस लॉ को हटा दिया जाएगा। जैसे 10 अक्टूबर को वो लॉ आया है कोर्ट में और 5 अक्टूबर को वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, तो 5 अक्टूबर से उस लॉ को हटा दिया जाएगा, ये कहने का मतलब वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। फिर 13 क्लॉज 2 क्या है, आर्टिकल 13 हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। फिर 13 क्लॉज 3 क्या है, उसमें क्या बहुत सारे जो कस्टम्स थे, रूल एंड रेगुलेशंस थे, उनको उसके अंतर्गत में रखा गया। बहुत सारे जो कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉज का होता है, जैसे हम देख सकते हैं जो पुराने रूढ़िवादी जिन्हें हम कहते हैं परंपरा के जो चलन या फिर लॉज हुआ करते थे, जब हम भारतवर्ष में कह सकते हैं जब हम इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रहे थे, तब भी, या कह सकते हैं अभी तक की 90s के ज़माने तक की, जब हम 2000 में आ गए थे, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लॉज, बहुत सारे ऐसे कस्टम्स, बहुत सारे ऐसे विचार्स रहे, जैसे सती प्रथा,
जो राजा राम मोहन रॉय ने इसे एबोलिश किया। बहुत सारे ऐसे लॉज जो चलते रहे, पर्दा प्रथा जिसे हम कह सकते हैं, बहुत सारे लॉज जो बेकार थे, हाँ, जिन लॉज का कोई खास मतलब नहीं हुआ करता था, जैसे सती प्रथा। तो इन सारे जो चाइल्ड मैरिज, ये सब जो लॉज थे, तो इन सारे लॉज को के खंडन के लिए 13 क्लॉज 3 में इन सबको शामिल किया गया और कहा गया अगर इनसे रिलेटेड कोई फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करने वाला लॉ आता है तो उस लॉ को टोटली रिमूव्ड कर दिया जाएगा। ये 13 क्लॉज 3 में बताया गया। तो ये बेसिक आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कशन हुआ था सांकरी प्रसाद केस में। फिर क्या हुआ था, हार्मनी बिटवीन, अब हम देखते हैं हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। मैंने क्या बोला था कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, तो उन लॉज को और उन राइट्स को, या जो डीपीएसपी होते हैं वो राइट्स ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट चाहे तो दे या चाहे तो ना दे, जैसे राइट टू हेल्थ, चाहे तो दे या चाहे तो ना दे। हाँ, बहुत सारे, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे बिजनेस कोई करना चाहता है तो चाहे तो गवर्नमेंट उसके लिए यहाँ कुछ संसाधन हमें उपलब्ध करवाए या ना करवाए, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देना पड़ेगा। तो उस समय आज़ादी के टाइम पे हमारा पास इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए उस समय फंडामेंटल राइट्स को ही जो इम्पोर्टेंस थी वो दी जाती थी। इसीलिए बोला गया कि जहाँ पे फंडामेंटल राइट की जरूरत है वहाँ पे फंडामेंटल राइट दे दो, और जहाँ पे डीपीएसपी की जरूरत है वहाँ पे डीपीएसपी दे दो। यहाँ पे इस केस में ये डिस्कस हुआ था सांकरी प्रसाद केस में। दूसरा पॉइंट फिर क्या होता, पार्लियामेंट, एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो इस केस में पूछा गया था पहली बार कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, क्या जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट? तो उसमें बोला गया था हाँ अमेंड कर सकती है, इस केस में बोला गया था। फिर क्या हुआ था, सज्जन सिंह केस, ये तो सेम है, ये केस सेम एज सांकरी प्रसाद केस, ये सांकरी प्रसाद है। ये जो क्वेश्चंस उसमें अराइज हुए वही क्वेश्चंस लगभग इसमें भी अराइज हुए, तो इसीलिए सज्जन सिंह केस ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसमें जो कुछ सांकरी प्रसाद केस में हुआ वहीं सब डिसीजंस आए थे, इसीलिए इसमें कुछ नया नहीं आया। फिर आईसी गोरखनाथ केस, ये हमने डिस्कस किया था। हाँ, इसमें बहुत सारे लॉज मैंने विस्तार से इस वीडियो का डाल के रखा है, 2-3 इसके वीडियो बनाए हैं, बस आप देख सकते हैं। तो आईसी गोरखनाथ केस में क्या हुआ था, इसमें वही सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो इसकी वजह से हुआ कि बहुत सारे आईसी गोरखनाथ केस में कोर्ट ने बोल दिया कि जो, तो यहाँ पे हमने आईसी गोरखनाथ केस भी देख लिया। अब हम केबी केस के बारे में बात करते हैं। तो केबी केस में मैंने क्या बताया था कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है इंट्रोड्यूस हुआ था किसमें, केबी केस में। फिर उसके बाद कौन सा केस आया, उसके बाद आया राजनारायण केस। ये भी मैंने विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया था इसके बारे में। हाँ, कि राजनारायण केस था क्या था, हाँ ये सब मैं बता चुका हूँ पहले ही। हाँ, राजनारायण केस आया। फिर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट। फिर इस केस से हुआ क्या, 42nd अमेंडमेंट आया, राजनारायण केस आया, फिर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट आया। 42nd अमेंडमेंट कब आया था, 1976 में, इमरजेंसी के ठीक बाद। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद लगभग 1 साल बाद जो था 42nd अमेंडमेंट आया, जिसमें ऑलमोस्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लगभग बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। हाँ, संशोधन उसमें कर दिया गया अमेंडमेंट्स के थ्रू। वो अमेंडमेंट कौन सा था, 42nd अमेंडमेंट, उस टाइम की गवर्नमेंट की वजह से। और फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट आया। वो कब आया, जब जो गवर्नमेंट होती है उस समय की करंट गवर्नमेंट, जो 42nd अमेंडमेंट जब आया था 1975 में, तो उसके बाद 1978 में जब न्यू गवर्नमेंट आती है जनता पार्टी, तो वो क्या करती है 1978 में 44th अमेंडमेंट जो होता है उसे इशू करती है। और जो 42nd अमेंडमेंट बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज कर दिया गया था अमेंडमेंट्स के थ्रू, उसे रिस्टोर करती है 1978 में 44th अमेंडमेंट के जरिए। फिर क्या होता है, मिनर्वा मिल केस, मैंने जिसमें बताया था कि हार्मनी स्थापित, मतलब एक तरह से कैसे हम कह सकते हैं बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, उस जो फीलिंग थी उसे दोबारा लाया गया। कब लाया गया, मिनर्वा मिल केस में। फिर उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया था, वामन राव केस और फिर आयर कोल्हे केस, जिनमें आयर, वो वामन राव केस और आयर कोल्हे केस में दोनों में क्या उन्होंने बताया था कि बहुत सारे जो 9 शेड्यूल था उसे बार बार चैलेंज किया जा रहा था। कब चैलेंज किया जा रहा था, क्योंकि जो बहुत सारे 9 शेड्यूल में जो बहुत सारे लॉज थे वो इन्फ्रिंज कर रहे थे फंडामेंटल राइट को। तो उन्होंने बोला सिंपली कि ये जो, अगर अब फंडामेंटल राइट को 9 शेड्यूल का कोई भी लॉ या पूरा का पूरा 9 शेड्यूल अगर इन्फ्रिंज करता है तो इस 9 शेड्यूल को हटा दिया जाएगा। ये कोर्ट ने उस समय बोला था, ये कोर्ट ने डिसीजन लिया था। मैं इन दोनों केसेस के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ। इट इज़ ऑलमोस्ट अ समरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन
हाउ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अराइज एंड हाउ इट एंड्स। ये मैंने पूरी ऑल ओवर वीडियो में समरी में समझाने की छोटी सी कोशिश की है, और मैंने डीपली इन लॉस को पढ़ाया है यहाँ इसके पहले वाले वीडियोज़ में। ये लगभग कह सकते हैं पार्ट जो 18 है इस समरी से रिलेटेड, कब से, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसके पहले इसका जो पहला वीडियो वो सांगरी प्रसाद केस वाला है। हाँ, जो यहाँ से ही सांगरी प्रसाद केस से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे केसेस के थ्रू आप, इन सारे केसेस के थ्रू आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को बेसिकली और अच्छे से समझा सकते हैं। मेंस में इन सारी एग्जांपल्स की बहुत ज़्यादा नीड्स होगी। इन केसेस की वजह से देखा जाए तो एक सीरियल मेंटेन है। इन सारे केसेस की वजह से धीरे धीरे बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, और फिर उनमें उन अमेंडमेंट्स में भी री अमेंडमेंट किए गए। थैंक यू, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।